गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपको चैप्टर 15 रिवॉल्ट ऑफ 1857 ये पढ़ाएंगे। चैप्टर 14 का हम लगभग जितने भी क्वेश्चंस हैं सब करा दिए थे और आज लास्ट में हम लोग 15 मिनट बात करेंगे। थोड़ा सा ही पढ़ाएंगे लेकिन बात करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, कहाँ आपको परेशानी होता है। तो बिना देर किए हुए, बिना बात किए हुए हम आपको चैप्टर 15 पढ़ाएंगे। पढ़ाने से पहले मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं और आपको बोलते हैं कि आप अपने साथ पेंसिल रखो निकाल के, ठीक उसी तरह से आप घर पर हो तो पेंसिल कॉपी अपने साथ निकाल के रखिए। जो भी आपका वर्ड मीनिंग इसमें हाथ लग रहा है वो उसका मीनिंग हम बताते चले जाएंगे, आप उसको लिखते जाएंगे। तो अब हम शुरू करते हैं चैप्टर 15 रिवॉल्ट ऑफ 1857 यानी 1857 का विद्रोह। रिवॉल्ट मीन्स होता है विद्रोह। The people were not very happy at the British, and British had introduced laws which were clearly meant to benefit them only and not the Indians. लोग जो है भारतीय जितने भी थे वो अंग्रेज से संतुष्ट नहीं थे, अंग्रेज से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि अंग्रेज के द्वारा बनाया गया जितना भी कानून था वह सब कानून अंग्रेज को ही लाभ देने वाला था। किसी भारतीयों को उस कानून से कोई लाभ होने वाला नहीं था। इसीलिए भारतीय अंग्रेज के बनाए कानून से खुश नहीं थे। Many Indian rulers felt cheated because of the subsidiary alliance and the doctrine of lapse. अंग्रेज के द्वारा दो कानून बनाया गया था, एक था सब्सिडियरी अलायंस और दूसरा था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो बहुत सारे जो भारतीय शासक थे उन्होंने महसूस किया कि ये दोनों जो कानून है बहुत ही गलत है। The British wanted to collect as much wealth as they can. अंग्रेज अधिक से अधिक धन इकट्ठा करना चाहते थे। ओके, आप लोग हम समझ रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं, बाद में बात करेंगे। अभी आप केवल पढ़िए, हम समझ रहे हैं आपको कुछ परेशानी आ रहा है, बाद में बात करते हैं। अभी पढ़ा रहे हैं, इसको देखिए। तो अंग्रेज जो है अधिक से अधिक धन इकट्ठा करना चाहते थे जितना वो कर सकते। They forced the farmers to grow cash crops like opium and indigo. अंग्रेज जो है भारतीय किसान पर दबाव डालते थे। ओपियम मीन्स होता है अफीम, जिसको हम लोग देहाती भाषा में हफीम बोलते हैं, उसको अफीम बोला जाता है। और इंडिगो मीन्स होता है नील। तो अंग्रेज भारतीय किसानों पर अफीम और नील की खेती करने के लिए दबाव डालते थे। और कैश क्रॉप मीन्स होता है नगदी फसल। Since the British were in
बोलिए। Since the British were in control of certain area, they began implementing their oppressive colonial market policies. देखिए, अंग्रेज जो है अपने क्षेत्र का विकास करना चाहता था, ज्यादा से ज्यादा चाहता था कि जितना बड़ा क्षेत्र हो उस पर मेरा अधिकार हो, इसलिए वह जो है ऑपरेसिव कॉलोनियल मार्केट पॉलिसीज अपनाने लगा। ऑपरेसिव मीन्स होता है दमनकारी, पॉलिसीज मीन्स होता है नीति। तो अंग्रेज दमनकारी का मतलब होता है जबरदस्ती हम किसी पर दबाव डाल करके कोई काम कराए, इसी को दमनकारी कहा जाता है। तो अंग्रेज दमनकारी नीति को अपनाने लगे। अब देखिए, सिल्क एंड कॉटन ग्रोअर्स were forced to sell their product to the British at very low prices. सिल्क यानी कॉटन जो कपास, सिल्क जो सिल्क का कपड़ा होता है जो रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है, और कॉटन कपास उत्पादन करने वाले किसान पर, जो सिल्क उत्पादन करते थे और कॉटन को उत्पादन करते थे, उन किसान पर यह दबाव दिया जाता था कि वो अंग्रेजों से बहुत कम कीमत पर अपने उत्पादन को बेचे। यानी जो किसान सिल्क और कॉटन को अपनाता था, उपजाता था, उन पर अंग्रेज यह दबाव देते थे कि तुम सिल्क और कॉटन हम ही से बेचो। और जब वो खरीदते थे अंग्रेज सिल्क और कॉटन को, तो बहुत कम कीमत पर खरीदना चाहते थे। This over time had completely destroyed the Indian economy and had sent millions in poverty. ऐसा करने से भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वह चरमरा गया, गड़बड़ हो गया, और लाखों की संख्या में लोग गरीब हुए। स्वाभाविक है कि हम जो भी चीज उत्पादन करें और उसका हमको सही कीमत न मिले, लागत हो 2 रुपया और आमदनी उस अनुसार नहीं हो, तो धीरे धीरे जो हमारी आर्थिक व्यवस्था है वो कमजोर पड़ते चला जाएगा और हम गरीबी की ओर चले जाएंगे। इसी तरह से जब अंग्रेज भारतीय किसानों पर यह दबाव देने लगा कि तुम जैसे नील अफीम की खेती करो, नील की खेती करो, जबरदस्ती उनसे करवाया जाता था। उसके बाद सिल्क उत्पादन और कॉटन का उत्पादन कराया जाता था। उसके बाद सिल्क और कॉटन को जो है बहुत कम कीमत पर खरीदते, यहाँ से सिल्क और कॉटन खरीद करके वो ब्रिटेन ले जाते थे और वहां से कॉटन और सिल्की क्लॉथ को, कपड़े को तैयार करके वो फिर से उसी कपड़े को भारत में ला करके महंगे दामों, तो इससे क्या होता था, भारतीय अर्थव्यवस्था की वो बहुत धीरे धीरे कमजोर होने लगा। मतलब है कि लाखों की संख्या में लोग गरीब होने लगे। क्या है? अब है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के लिए जो प्रथम लड़ाई शुरू हुई थी उसी को हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 मार्क ऑफ वाटरशेड इन आवर कॉलोनियल हिस्ट्री। 1857 का जो विद्रोह था, जो लड़ाई शुरू हुआ था अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में, वह इतिहास में विभाजन, एक तरह का कहिए कि वहीं से 1857
58 की ये जो शुरू हुआ था विद्रोह, वहीं से स्वतंत्रता की लड़ाई भी शुरू हुई थी। Indian rulers were unhappy with the British rule, and so were the Indian soldiers in the British army. भारतीय शासक जो थे, जो राजा थे, वो अंग्रेज से नाखुश थे, खुश नहीं थे, और बहुत सारे भारतीय लोग अंग्रेज की सेना में, आर्मी में सेना, भारतीय लोग ही अंग्रेज के आर्मी में सेना का काम करते थे, सेना वही। Peasants were also unhappy as they had to pay a lot of taxes and were living in poverty. अब कहता है बहुत सारे जो व्यापारी वर्ग थे, जो धंधा करने वाले थे, उनको भी वो भी बहुत नाखुश थे, क्योंकि उनको अधिक से अधिक टैक्स देना पड़ता था अंग्रेज, फायदा कम और टैक्स ज्यादा देना पड़ता, इससे गरीबी बढ़ती गई। However, things become worse with the introduction of the infield rifle in the army. The cartridge of the rifle had a greased cover, while had to be beaten off before use. It was believed that this cover was greased with the fat of cows and pigs. देखिए, एक उसी समय एक घटना घटी कि अंग्रेज की सेना में जो बहुत सारे भारतीय थे, और अंग्रेज जो नया राइफल लाया अपने सेना के लिए, उसमें जो गोली भरा जाता था, तो ऐसा मतलब ये इस तरह का लोग को ये समझ में आया था, माने जो आर्मी में जो सेना जो थे अंग्रेज की आर्मी में जो भारत The Indian soldiers refused to use these bullets and revolted against the British in 1857. और जो भी भारतीय अंग्रेज की सेना में थे, वो इस गोली का, किस गोली का, जो अंग्रेज नया राइफल लाया था, जिसमें गोली, जिस गोली के ऊपर सुअर और गाय का जो चर्बी था लगा हुआ था, उस गोली का प्रयोग करने का वो विरोध करने लगे। और वो
1857 में अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह शुरू कर दिया। This revolt of 1857 is also known as the first war of independence। 1857 की वह विद्रोह स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहलाया, आंदोलन कहलाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो आंदोलन शुरू हुआ था उसमें 1857 का जो विद्रोह या आंदोलन है जो शुरू हुआ, तो इसको पहला आंदोलन माना गया। जो 1857 में भारतीय जो अंग्रेज की सेना में थे वो विद्रोह शुरू किए, उस विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कहा जाता है। On 29 March 1857, Mangal Pandey was the first soldier to protest. As a result, he was brutally executed. This triggered his comrades and soon the other soldiers revolted। 29 मार्च 1857 ब्रिटिश सेना में मंगल पांडे पहले सेना थे जिन्होंने सबसे पहले विरोध किया। इसका नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे उनके साथ और भी कई सैनिक जो अंग्रेज की सेना में थे उनके साथ विरोध कर रहे थे। The revolt started in Meerut on 10th May 1857 and spread to Delhi, Kanpur, Lucknow, Jhansi, etc. 10 मई 1857 को ये विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ। उसके बाद यह विद्रोह फैल गया दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और झांसी तक। शुरू हुआ 10 मई 1857 को मेरठ से। उसके बाद यह देश के विभिन्न भाग जैसे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और झांसी तक फैल गया। The soldiers marched to the Red Fort in Delhi and the last। सेना के जो जवान थे वो विरोध में दिल्ली के लाल किला पर मार्च करने लगे। मार्च में होता है विरोध करते हुए पैदल चले जाना। और उसके बाद एशिया देश के सभी भागों में इस तरह का विरोध होने लगा। मुगल इंपेयर बहादुर शाह जफर was declared the supreme leader by the soldiers। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को सैनिकों के द्वारा मुख्य नेता चुना गया। बहादुर शाह जफर जो मुगल सम्राट थे उनको जो सेना थे वो मान लिया प्रमुख नेता। The revolt continued for a years or so before it was crushed by the British। बहुत सालों तक यह विद्रोह चला। उसके बाद इस विद्रोह को अंग्रेज कुचलने लगा, दबाने लगा। यानी इस विद्रोह को कम करने के लिए कि ये विद्रोह ज्यादा न फैले, इसके लिए अंग्रेज दमनकारी नीति अपनाने लगा। जबरदस्ती उस विद्रोह को कुचलने लगा। कुचलने लगा का मतलब हो गया कि सेना की मदद से, ताकत के बदौलत उस विद्रोह का दमन करना। The revolt failed because it lacked
proper leadership and was not planned properly. 1857 का जो विद्रोह था बाद में चल के फेल हो गया, पूर्ण रूप से नहीं चल पाया, क्योंकि उसमें लीडरशिप यानी नेतृत्व करने वाला होता है, जो देखने वाला होता है, ऐसा कोई भी नहीं था। और विद्रोह का कोई एक प्लान होना चाहिए, एक नीति होना चाहिए, जिस नीति के अंतर्गत किसी चीज का विरोध किया जाता है, वो नीति निर्माता भी कोई नहीं था, न कोई विरोध को चलाने वाला नेता था, और विरोध किस तरह से किया जाए इस तरह का नीति भी कोई करने वाला नहीं था। इसीलिए 1857 का जो विद्रोह था वो धीरे धीरे फेल हो गया। The British had a large army and better weapons. Also, some Indian rulers helped the British. विद्रोह को कमजोर पड़ने का, फेल होने का एक और कारण था कि अंग्रेजों के पास अच्छे अच्छे हथियार थे, और कुछ भारतीय राजा शासक भी जो शासन करते थे उस समय, वो भी अंग्रेज का साथ दे रहे थे। The prominent leaders who led the revolt were Nana Sahib, Tantia Tope, Begum Hazrat Mahal and Rani Lakshmibai। 1857 के विद्रोह के प्रमुख विद्रोही नेता जो थे उनमें नाना साहेब, कांतिया टोपे, बेगम हजरत महल और रानी लक्ष्मीबाई प्रमुख थे। ये सब जो नाम है वो 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता थे। अब हम रानी लक्ष्मीबाई के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। रानी लक्ष्मीबाई died in 1858 while fighting। रानी लक्ष्मीबाई लड़ाई के दौरान 1858 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई। यानी रानी लक्ष्मीबाई जो थे वो अंग्रेज से युद्ध लड़ते लड़ते 1858 में मृत्यु को प्राप्त हुए। The British refused to accept her adopted son as their heir and took over the kingdom। अंग्रेज रानी लक्ष्मीबाई एक दत्तक पुत्र को ली हुई थी, गोद ली हुई थी। दत्तक मीन्स होता है अपना अगर बच्चा नहीं हो तो हम अनाथालय से या किसी दूसरे के बच्चे को अपनाते हैं, उस क्रिया को दत्तक कहा जाता है। तो रानी लक्ष्मीबाई के पास एक दत्तक पुत्र था, माने गोद लिया हुआ बेटा था, जिसको अंग्रेज रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो जाने के बाद उस दत्तक पुत्र को राजा मानने से इनकार कर दिया। बहादुर sons were killed and Bahadur Shah was exiled to Rangoon in Burma। बहादुर शाह जफर के दो बेटे थे, उनको अंग्रेज के द्वारा मार दिया गया और बहादुर शाह जफर को देश से निकाल दिया और उनको The revolt of 1857 was a turning point in the history of India। 1857 का जो विद्रोह था वह भारत का एक महत्वपूर्ण विद्रोह के रूप में जाना गया। इसलिए महत्वपूर्ण रूप में जाना गया क्योंकि सच मानिए तो स्वतंत्रता प्राप्ति का जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो सच मायने में 1857 में ही शुरू हुई।
it was the end of East India Company and power was transferred from the company to the King of England. 1857 के विद्रोह के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका जो पावर था, जो शक्ति था, वो उस समाप्त हो गया और ईस्ट इंडिया के जितने भी शक्ति थे वह चला गया इंग्लैंड के महारानी के पास, ट्रांसफर हो गया। सारा पावर, सारा शक्ति इंग्लैंड के महारानी के पास चला गया। Queen Victoria was declared the Empress of India। अब जो है क्वीन रानी विक्टोरिया भारत पर दबाव देना शुरू कर दी। इंडिया बिकम अ ब्रिटिश कॉलोनी और तब भारत जो है अंग्रेज का एक कहिए कि साम्राज्यवाद हो गया। यहाँ अंग्रेजों का मतलब एक कहना कि अंग्रेजों का गुलाम हो गया और भारत इंग्लैंड का कहिए कि एक तरह का उपनिवेशवाद होता है, जिसका मतलब होता है कि उस देश पर पूर्ण रूप से किसी और देश का कब्जा होता है। तो इस तरह से भारत जो है वो इंग्लैंड का, ब्रिटेन का कहिए कि एक तरह से दास बन के रह गया, उसका साम्राज्य बन गया। इंडिया द क्वीन appointed a viceroy to govern India on her behalf। अंग्रेज की ब्रिटेन की महारानी के द्वारा यानी विक्टोरिया के द्वारा भारत में एक वायसराय को नियुक्त किया गया, जिसके उस वायसराय का काम था भारत पर हुकूमत चलाना, अंग्रेजों का हुकूमत चलाना। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अब हम आगे पढ़ाते ही हैं। अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको शॉर्ट में आईएनसी कहा जाता है। इसको कीजिए तो